हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, अल्फ़ा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हमने 2 लेक्चर्स इससे पहले देख लिए हैं। अब आज हम ये फाइनल लेक्चर या मैं सोच रहा हूँ कि है ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए 2 लेक्चर्स में इसको कर लेंगे। एक में अर्थक्वेक्स कर लेते हैं और एक में वोल्केनोज़ कर लेंगे, है ना? फिर वो लास्ट में मैं कंबाइन कर ही दूँगा, तो वो आप कंबाइन वाला देखना चाहो तो वो वैसे देख लेना। सब अपने-अपने इच्छा अनुसार देखो, ठीक है? तो अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज़ की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चंस हर साल इससे आते हैं, इन दोनों टॉपिक में से आते हैं, तो याद रखना। और इनके टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इनका जो एरिया है, कहाँ-कहाँ है वर्ल्ड में, इंडिया में और इनके इम्पैक्ट क्या-क्या हैं। और हम इंटरेस्टिंगली ये भी देखेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो अर्थक्वेक होता क्या है? सबसे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं, है ना? ये डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये अपन यहाँ पर मान लो अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं, है ना? हम जो देखते हैं अर्थक्वेक को वो हम यहाँ पर महसूस करते हैं। ये एक फ़ॉल्ट सा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे धरती है ना चीर-फाड़ धरती में हुई है और ये अर्थक्वेक हमको यहाँ पर महसूस हुआ है। परंतु ये एक पॉइंट है जो कि नीचे होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फ़ोकस, है ना? ये यहाँ से ये अर्थक्वेक निकलता है, यहाँ से ये अर्थक्वेक शुरू होता है, फिर यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं। है ना? अब वेव्स आपको पता है कैसे ट्रैवल करती हैं, तो अलग-अलग तरीके से वेव्स ट्रैवल करती हैं, सिर्फ़ एक तरीके की वेव्स नहीं है, 4 अलग-अलग तरीके की वेव्स हैं, 2 वेव्स अंदर की तरफ से निकलती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स उनको नाम देते हैं। तो ये वेव्स निकल के ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड पे हमको जो ट्रेमर्स फ़ील होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। फिर ग्राउंड पे ये सबसे पहले जहाँ पर टच होती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर्स के बाद में ये वेव्स और जो सरफेस है उस पे फैलती हैं और उन उसमें 2 तरीके की वेव्स होती हैं, आर वेव्स और एल वेव्स, ठीक है? वो मेजर जो डिस्ट्रक्शन कॉज़ होता है अर्थ पे या सरफेस पे, वो मेजर डिस्ट्रक्शन होता है आर एंड एल वेव्स का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं अर्थक्वेक के बारे में। एक फ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ज़रूरी नहीं है फ़ॉल्ट क्रिएट हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस अर्थक्वेक होगा तो फ़ॉल्ट क्रिएट होगा, परंतु आपको छोटा-छोटा, छोटा-छोटा इम्पैक्ट तो हर अर्थक्वेक में देखने को मिलेगा ही। तो हम एक-एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? वेव्स कौन-कौन सी हैं, फोकस एपिसेंटर की डेफिनिशंस क्या हैं, सेस्मिक वेव्स मतलब सेस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, उन्हीं को सेस्मिक वेव्स कहा है। सबसे पहले देखते हैं अर्थक्वेक। तो देखो ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस, अब अंदर से निकल रहे हैं तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये हो तो सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोजेनिक फोर्सेस है, पर यहाँ पर जो मेजर जो कारण रोल प्ले कर रहा है वो एंडोजेनिक फोर्सेस है। तो ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस सडन एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ विच स्प्रेड्स ऑल अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स causing cause which causes shaking of the earth, ठीक है? which causes shaking of the earth। अब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम सेस्मोलॉजी बोलते हैं और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं, है ना? एक एक ऐसा सा मैंने तो इंटरनेट पे देखा हुआ है, एक ऐसा सा है ना, यहाँ पे नीडल लगी हुई होती है, ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं। देखो बहुत सारी चीजें अगर आपको है ना आप इमेजिन नहीं कर पाते हो ना, तो आप उसको इंटरनेट पे उसकी फोटो देखो, तो है ना वो रिटेंशन अच्छी होती है उससे। फिर अपन देखें फोकस। अब फोकस पहले शायद, हाँ, पहले एपिसेंटर पूछा हुआ है तो फोकस आपसे पूछ ले 2 नंबर में। तो इसकी डेफिनिशन एग्ज़ैक्ट यही लिखनी है, द origin place of earthquake is located in the earth which is called focus or hypocenter. This is the point of origin of seismic waves and energy is released from here, ठीक है? A point inside the surface of the earth, inside the earth, है ना? Which is located inside the earth, इसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे। और ये ओरिजिन ऑफ सेस्मिक वेव्स है और यहाँ से ही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फिर एपिसेंटर है तो ये पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना? राइट अबव फोकस, परपेंडिकुलरली अबव फोकस है ये, है ना? मैंने कई बुक्स में देखा, देखो मैं आपको बताऊं, कई बुक्स में ऐसे दिया हुआ है। वैसे मैं तो ऐसी वाली बहुत ज़्यादा किताबें ऐसी पढ़ता नहीं हूँ, परंतु कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी एपिसेंटर हो सकता है। नहीं सर, एपिसेंटर परपेंडिकुलरली अबव फोकस होगा, बिकॉज पर जो एपिसेंटर है वो पॉइंट है जहाँ पर जो वेव्स है ना वो सबसे पहले पहुंचेंगी, है ना? अब आपको पता है अगर ट्राइंगल, मतलब चलो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो आपको पता है एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो ये होता है ना? वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। अगर मैं यहाँ जाऊँगा, है ना? अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अच्छा चलो ये सब इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अबव फोकस होगा जो एपिसेंटर होगा, ठीक है?
फिर हम आगे बात करें तो वेव्स, वेव्स हमने देखा 4 तरीके की वेव्स हमने बात करी, सेस्मिक वेव्स होंगी वो, और बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स होंगी। बॉडी वेव्स मतलब विच विल बी इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, या इनसाइड द अर्थ, उसमें पी वेव्स और एस वेव्स होंगी। फिर सरफेस वेव्स की बात करेंगे तो एल वेव्स और आर वेव्स होंगी। अब देखो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर आगे हम लोग रीड आउट करेंगे। पी वेव्स हैं तो ये वेव्स ट्रैवल करेंगी सर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, है ना, डायलेशन कह लो या रेयरफैक्शन कह लो, ये साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करेंगी। अब साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, आगे पीछे, है ना, ये एक जगह पे कंप्रेस होगी, दूसरी जगह पे रिलीज होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर रिलीज होगी, है ना, दैट टू इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, है ना। अगर वेव इधर प्रोपगेट कर रही है तो इसका जो डायरेक्शन होगा कंप्रेशन का वो इसी साइड होगा, तो ये पी वेव्स हैं। फिर आती है एस वेव्स, एस वेव्स चलेंगी, देखो आप ये इसमें जो ये है, ये बिल्कुल वेव जो अपने वाटर पे जो वेव बनती है उस टाइप की वेव्स है, ठीक है, तो ये इस तरह चलेंगी। अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेव होगा वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये बेसिक बात एस वेव के बारे में है। फिर हम देखें तो अब देखें हम लव वेव्स, है ना, लव वेव्स कैसी होंगी, तो ये लव वेव होंगी सिमिलर टू एस वेव्स ही होंगी, परंतु इसमें है ना जो ये चीज़ें होंगी ये ग्राउंड पर हो रही होंगी, है ना, ये ग्राउंड पे मूव कर रही होगी, तो ग्राउंड पे मूव कर रही होगी तो ये इस वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉज करती हैं। वैसे भी पता है आपको लव तो डिस्ट्रक्शन का कारण होता ही है, तो ये लव वेव्स हैं। फिर रेलिक वेव्स, रेलिक वेव्स का जो मूवमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दोनों तरीके से मूव करती है, ये आगे पीछे भी मूव करेगी सर, और ये ऊपर नीचे भी वेव मूव करेगी, और ये सबसे खतरनाक वेव्स, वैसे सबसे खतरनाक लव वेव्स हैं, परंतु जो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग की नींव होती है ना, वैसी चीज़ों के लिए सबसे खतरनाक होती है ये रेलिक वेव्स, ठीक है, तो आर वेव्स इनको बोलते हैं। तो ये 4 बेसिक वेव्स हैं, अपन एक एक करके इनकी स्पीड और जो डिस्ट्रक्शन है वो देखते हैं, हमको क्या लिख करके आना है। सबसे पहले पी वेव्स, देखो सबसे पहले जनरेट होती है फर्स्ट वेव जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैपेंस बैक एंड फोर्थ, जो हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात की। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के उसी में डायरेक्शन में ही चलती हैं ये, दे आर कंप्रेशन वेव्स लाइक साउंड वेव्स, है ना, साउंड वेव्स के जैसे ही होती हैं। अब साउंड वेव्स आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल करता है, तो ये भी तीनों में ट्रैवल करती है ना। हम आगे देखेंगे, पर आप एक कंसेप्ट याद रखना, साउंड वेव्स है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में इनकी स्पीड अलग होती है, ठीक है, तो आप याद रखना जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड लिक्विड और गैस में अलग तरीके से ट्रैवल करेंगी, है ना। जब ये इनका मीडियम चेंज होता है, आपने लाइट को भी देखा होगा, तो अगर मीडियम चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर ये ग्लास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये जो लाइट है ये सीधी जाने की बजाय ये डिफ्लेक्ट होकर के आएगी, ठीक है, फिर ये वापस से बाहर जाएगी, तब ये वापस से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये जब मीडियम चेंज होता है तो ये घटनाएं होती हैं, आप पहले से जानते होंगे, फिजिक्स में आपने थोड़ी बात पढ़ी होगी, पर ये याद रखना, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। फिर एस वेव्स, एस वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स है, ये रिलीज होती है आफ्टर द पी वेव्स आर रिलीज्ड। इसके बाद में 4 से 7 किलोमीटर इसकी स्पीड है, विच इज है ना स्लोअर देन द पी वेव्स, लेस देन द पी वेव्स, ठीक है। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, ये हम बात कर चुके हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होंगी, अप एंड डाउन, है ना, अप एंड डाउन इसका मोशन होगा, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। फिर दे आर शेयर वेव्स लाइक लाइट वेव्स, है ना, और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करेंगी, शेयर वेव्स हैं ये। तो ये पी और एस वेव्स की बात हो गई। अब आगे देखें हम लव वेव्स, जो एल वेव्स है ना, लव मतलब डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लव होता है, सॉरी लव वेव्स होती है, लव डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है सर, ऐसे है ना, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ। दे कॉस्ट मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक, दीज वेव्स आर स्प्रेड फ्रॉम एपिसेंटर, है ना, एपिसेंटर मतलब कौन सा पॉइंट है याद है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना, फोकस यहाँ था, यहाँ एपिसेंटर है, तो एंड कॉजेस ट्रेमर्स इन पेरीफेरी रीजन, ये जो इसके पेरीफेरी में है ना, इसके आसपास का जो रीजन होगा वहां पर ये ट्रैवल करेंगे और यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी। फिर दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैपन साइड वेव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, है ना, हम इसको इसी तरीके का वाइब्रेशन मान करके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग ऐसे मान रहे हैं। फिर स्पीड है इसकी, मिनिमम स्पीड होती है इसकी, धीरे धीरे चल करके धीरे धीरे प्यार से बिल्कुल और डिस्ट्रक्शन करता है, तो मिनिमम है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। दीज आर मोस्ट डैमेजिंग सेस्मिक वेव्स, पर्टिकुलरली डैमेजिंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर आर वेव्स और रैली वेव्स है। अब रैलिक वेव्स क्या है, दीज आर सरफेस वेव्स विच कॉजेस इलिप्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूसिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। जब हमने जो बात की, ये बैक एंड फोर्थ भी मूव करेगी एंड ये अप एंड डाउन भी मूव करेगी। देयरफॉर दीज वेव्स कॉज
causes है ना, causes a combination of both longitudinal and transverse vibration giving rise to an elliptical retrograde motion। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा है ना इंपॉर्टेंट है, मतलब आर वेव्स के बारे में पूछेगा, ऐसा लिख कर क्या होगा तो वो कहेगा भाई तू ही पढ़ के आया है, बाकी तो कोई पढ़ के नहीं आया है, तो ऐसी चीजें लिख देना। इलिप्टिकल रेट्रोग्रेड मोशन इसको बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है। फिर इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड जस्ट लाइक वेव मूव्स अक्रॉस वाटर और लेक, है ना। आप कोई भी लेक में पत्थर डालोगे तो आप देखोगे चारों तरफ कैसे वो मूव करती है, ठीक है, ऊपर नीचे भी वो मूव करेंगी और आगे भी बढ़ती जाएंगी। फिर द ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग फेल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक इज बिकॉज ऑफ आर वेव्स, है ना। जितनी भी हमको अर्थ पे शेकिंग जो फील होती है वो इसकी वजह से होती है, आर वेव्स की वजह। अब देखते हैं अपन शैडो जोन। तो शैडो जोन क्या होता है, आप देखो हमने जब माउंटेन्स की बात की थी तो हमने कहा था अगर मान लो इधर से हवा आ रही है तो ये इसका जो माउंटेन की ये साइड है, ये साइड पे तो बारिश होगी और ये साइड पर नहीं होगी। तो ये जो साइड हमने बताई थी, ये जो प्लेन एरिया है, इसको हमने कहा था कि ये शैडो जोन में है भाई, है ना। तो जहां बारिश नहीं होती है वो बारिश का शैडो जोन हो गया, और जहां पर अर्थक्वेक की वेव्स नहीं पहुंचती है वो सेस्मिक वेव्स का शैडो जोन हो गया। अब शैडो जोन समझने के लिए हम सबसे पहले ये एक डायग्राम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये एपिसेंटर है या फिर ये फोकस है ना, एपिसेंटर मानो या फोकस मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फोकस से दोनों वेव्स निकलती है, पी वेव्स और एस वेव्स दोनों निकलती हैं, है ना। अब हमने क्या बात की कि जो एस वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं लिक्विड में, है ना, लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो ये 103 डिग्री तक, है ना, 100 फ्रॉम 0 टू 103 डिग्री, ये एस वेव्स हमको पैटर्न देखने को एस वेव्स का मिलता है, ऐसे ऐसे ये ट्रैवल करेंगी, है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कि कोर है, जो कि आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड में ये ट्रैवल ही नहीं करेंगी, तो ये 103 डिग्री के बाद में हमको एस वेव्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये एस वेव्स का शैडो जोन बन जाता है। अब आप देखो कि पी वेव्स, हमने पी वेव्स बात की थी साउंड वेव्स जैसी है, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस से यहाँ दिखा दूं, ये हमने पी वेव्स देखी थी, ये साउंड वेव्स जैसी है। मैंने आपको कुछ बात यहाँ पर बोली थी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करती है, पर तीनों में ट्रैवल करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये एपिसेंटर है या फिर ये फोकस है, यहाँ से निकली तो सिमिलरली 103 डिग्री तक तो ये जैसे एस वेव्स ट्रैवल कर रही थी वैसे ही ये भी ट्रैवल कर लेंगी सब। परंतु इसके बाद क्या होगा, जब आउटर कोर आएगा तो ये लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या कह लो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो करके ये मूव करेगी, और ये डिफ्लेक्शन वापस से यहाँ से लिक्विड से वापस से या आएगी सॉलिड्स में, तो ये वापस से इसका डिफ्लेक्शन होगा और ये अबाउट 142 डिग्री पर वापस हमको देखने को मिलेगी। तो ये 103 डिग्री से लेकर के और 142 डिग्री तक का जो रीजन है वो रीजन कहलाएगा पी वेव का शैडो जोन, ठीक है। ये इतनी सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा और इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, इतनी डिमांड हमारे एग्जाम की नहीं है। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो हम एक एक करके ये चीज़ें देखते हैं। तो शैडो जोन क्या है, प्लेस वेयर सेस्मिक वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड, है ना, हमने बात कर ली। जैसे बारिश वाला कौन सा था, बारिश का शैडो शैडो जोन था, तो सेस्मिक वेव्स का। When an earthquake occurs, seismic waves release out spherically from Earth's focus, है ना, एपिसेंटर की जगह हमने बोला फोकस से निकली। अब पी वेव्स क्या करेंगी, आर डिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड कह लो या डिफ्लेक्टेड कह लो, फ्रॉम लिक्विड आउटर कोर एंड आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री तक। ये जो हमने पी वेव्स का शैडो जोन देखा, है ना, ये जो रीजन है, ये रीजन 103 से 142 तक। उसके बाद एस वेव्स, है ना, 10 मत लिखा यहाँ पे, एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर एंड आर नॉट डिटेक्टेड बियॉन्ड 103 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, है ना। अब ये एपिसेंटर से 103 डिग्री पे हमने देखा कि इसके बाद में एस वेव्स नहीं मिल रही है, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये शैडो जोन है किसका, एस वेव्स का शैडो जोन है। I hope you can get this point. So the information of the shadow zone of seismic waves led scientists to deduce a liquid core and therefore it helped in the study of internal structure of earth. ठीक है, ये बेसिक इसका कंक्लूजन हो गया। मतलब तो अपन तो देखो इसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने तो पहले है ना वेव्स को स्टडी किया और उसके बाद में डिड्यूस किया कि ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि ये 8 का अर्थक्वेक है, 9 का है, 10 का है। तो इसके लिए हमने कुछ स्केल्स बना रखे हैं, एक रिक्टर स्केल है, एक मर्केली स्केल है, एक एमएस के स्केल हम लोग आगे और देखेंगे। पर अभी के लिए ये देखो 2 स्केल्स हैं, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करने के काम आते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है सर क्वांटिटी, 1 से
9 तक, है ना, 1 से 9 तक कितने लेवल का अर्थक्वेक आया है, उसकी क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो आप दूध लेकर के आते हो, तो आप 1 से 9 लीटर तक आपको दूध लाना है, तो मान लो आप 5 लीटर दूध लेकर के आए, है ना। अब 5 लीटर दूध लेकर के आए तो ये 5 उसकी क्वांटिटी हो गई, है ना। परंतु मान लो कि एक ना 1 से लेकर के 1 लीटर में 1 ग्राम फैट है और 1 लीटर में 9 ग्राम फैट है। आपको 5 ग्राम फैट वाला दूध लेकर के आना है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, है ना। तो ये बेसिक शायद, है ना, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, पर आप समझ सकते हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड है साइज ऑफ अर्थक्वेक, जबकि इंटेंसिटी क्या है? जो शेकिंग होती है ना, अब आपको जो महसूस हो रहा है वो इंटेंसिटी है, वो मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है? साइज ऑफ अर्थक्वेक है। तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर में, ये देखो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल क्या है? मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, एक्चुअली मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना। क्वांटिटेटिव स्केल है, 0 से 9 पर ये होगा, और लॉगरिथमिक स्केल है ना, जो लॉग अपन पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक स्केल है। इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट, मतलब 1 से 2 जाओगे तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 से 3 जाओगे तो ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ऐसे करके ये मूव करता है। फिर मर्केली स्केल है, तो मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, टेक्स डायरेक्ट लॉसेस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इनटू कंसिडरेशन, और ये स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 टू 12 इन रोमन न्यूमरल्स, है ना, रोमन न्यूमरल्स में ये होता है, और क्वालिटेटिव ये स्केल है। फिर आगे आगे देखेंगे रीजंस फॉर अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के लिए अलग अलग क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्लेट्स मूव कर रही हैं तो, वोल्केनो है तो, फॉल्ट बन रहा है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, और कुछ एंथ्रोपोजेनिक जो रीजंस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो रीजंस फॉर अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक इज कॉज ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। नेचुरल रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। हमने देखा था अलग अलग प्लेट्स बनी हुई है अर्थ पे, 7 मेजर्स एंड सम 20 माइनर प्लेट्स हैं, उसकी वजह से आ सकता है, उसमें जो मूवमेंट होंगे उसकी वजह से। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, फॉल्ट फॉर्मेशन, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ। एक एक करके हम ये सारी चीजें देखते हैं। देखो प्लेट टेक्टोनिक में क्या है? मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, है ना, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और कंजर्वेटिव प्लेट्स होती हैं। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए नाम से समझ लो। कन्वर्जिंग है तो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होगा, मतलब ये प्लेट्स दो कन्वर्ज करेंगी तो इंटेंसिटी हाई होगा। डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं, दूर जा रही है तो इंटेंसिटी तो होगी पर कम होगी। फिर जो कंजर्वेटिव प्लेट्स हैं, इधर इधर स्लाइड कर रही है एक दूसरे पे, एक दूसरे के आसपास, तो फिर ये लो इंटेंसिटी होगा। तो मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स क्रिएट्स अर्थक्वेक। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज है, तो वॉल्केनिक में एक्सप्लोजन होता है, बाहर आता है लावा, और एक्सप्लोजन के साथ आता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आता है। फॉल्ट फॉर्मेशन, तो देखो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगी अर्थ की, तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक आएगा। फिर एक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, वो प्रोफेसर रीड की है। अब इलास्टिक रिबाउंड से आप मान लो कि कोई रबर बैंड है, अपन उसको खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, परंतु वो वापस उसी की पोजीशन में जाना चाहता है। तो सिमिलरली जो अर्थ में फोर्सेस है, जो रॉक्स हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, फिर वो वापस से अपनी जगह पर जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड, रॉक्स गेट स्ट्रेच्ड एंड ब्रेक्स अपार्ट, दिस कॉजेज अर्थक्वेक, है ना। पर रॉक्स में देखो इलास्टिसिटी तो होती नहीं है, रॉक्स अगर कंप्रेस होंगे या स्ट्रेच होंगे, उसके बाद में वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकते, एक पॉइंट के बाद में वो टूट जाएंगे। फिर आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। अब आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का बेसिक मतलब ये है कि आप और मैं, जैसे आप और मैं हैं, अपन अपनी लाइफ चाहते हैं कि बिल्कुल स्टेबल चले, है ना। कोई भी चीज़ जो मोशन में है, आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हो शायद, कि जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का मतलब है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप हो तो आप चाहते हो कि यार लाइफ है ना सॉर्टेड चलनी चाहिए, जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, बढ़िया, और अच्छा चलता रहना चाहिए, बीच बीच में ना ये जो परेशानी आती है ना, ये नहीं है। तो सिमिलरली जो अर्थ है ना, वो भी ऐसा ही चाहती है, और ऐसा चाहने के लिए वो चाहती है कि हमारा जो, मेरा खुद का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए वो कुछ एडजस्टमेंट्स करती है, उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट्स, है ना। अब ये एडजस्टमेंट्स के कारण ये इक्विलिब्रियम बनता है, और उसी से अर्थक्वेक भी आता है। तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन हायर एंड लोअर लैंडफॉर्म्स। व्हेन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटीज, डिपोजिशनल एक्टिविटीज, देन इट कॉजेज अर्थक्वेक। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो देखो, है ना, हम पहले बात करें, हमने, आपको याद हो तो हेडियन इयॉन में बात किया था कि हेडियन इयॉन में जो पृथ्वी थी वो आग का गोला थी, है ना। अब आग का गोला थी तो उसके बाद में आज का जो टेम्परेचर है वो तो वैसा नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंटली कूल हो रही है। तो अर्थक्वेक के कारण एक ये भी माना जाता है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी ये कूल हो ही रही है सर।
तो कूलिंग के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सम साइंटिस्ट बिलीव अर्थ इज कंटिन्यूअसली कूलिंग एंड दिस कूलिंग क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन विच कॉजेज अर्थक्वेक। फिर कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, तो ये आप जानते हो, ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस है। डैम्स हो गए, माइनिंग हो गए, एक्सप्लोजन हो गया, है ना। आप माइनिंग करोगे तो नीचे से ज़मीन को खोद दोगे, अंडरग्राउंड माइनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। एक्सप्लोजन करोगे तो किसी न किसी स्तर पे अर्थक्वेक आएगा। डैम्स में आप इतना इतना पानी इकट्ठा कर ले हो, मैं आपको बताऊं तो एक थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना में, है ना। एक थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना में। आप अगर वो देखोगे तो वो उसने इतना पानी स्टोर कर लिया कि जो अर्थ का रोटेशन है ना, वो स्लो डाउन हो गया है ना। मतलब आप इंटरनेट पे पढ़ लेना, मैं कोई वो मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो अर्थ का जो रोटेशन है ना, उसको उसने स्लो कर दिया। उसने इतना रिजर्वायर में पानी इकट्ठा कर लिया है। तो अर्थक्वेक तो छोटी मोटी चीज़ है सर ऐसे डैम्स के लिए। फिर अपन देखें कुछ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन अपन ने रीजन देखे, तो उसकी वजह से कौन से आते हैं, टेक्टोनिक हो सकते हैं, वोल्केनिक हो सकते हैं, आइसोस्टैटिक हो सकते हैं। एक कोलैप्स अर्थक्वेक हो सकता है जो कि अंडरग्राउंड माइंस के कोलैप्स होने की वजह से आएगा। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हो सकता है और रिजर्वायर इंड्यूस हो सकता है। अब इसमें है ना, आप इतना तो आप क्षमता रखना कि है ना, मैं आपको इसमें कोई लाइन नहीं बता रहा हूँ आगे, तो एक एक दो दो लाइन आप इनके बारे में खुद से लिख सकते हो। टेक्टोनिक है तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, वॉल्केनिक है तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज, आइसोस्टैटिक हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ही ली। कोलैप्स में नहीं समझ में आता तो मैंने यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस लिख ही दिया। एक्सप्लोजन है और रिजर्वायर है। देन सेकेंडली बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस, है ना, ये याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट अर्थक्वेक है, फोकस जिसकी 50 किलोमीटर की फोकस होगी। फोकस हमने क्या देखा, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है क्या, नहीं नहीं सर, पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ है। ये तो एपिसेंटर था, है ना, ये तो एपिसेंटर था। इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो फोकस है या हाइपोसेंटर है। तो फोकस और हाइपोसेंटर की जो डेप्थ है वो 50 किलोमीटर तक है, तो मॉडरेट अर्थक्वेक आएगा, लो मैग्नीट्यूड बट हाई इंटेंसिटी। देन इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होगा तो 50 से 250 किलोमीटर तक फोकस होगा, मीडियम मैग्नीट्यूड होगा, मीडियम इंटेंसिटी होगी। और डीप फोकस होगा तो 50 से 700 किलोमीटर तक फोकस होगा इसमें, और हाई मैग्नीट्यूड हाई इंटेंसिटी की अर्थक्वेक आएंगे। इनका अलग से नाम दिया हुआ है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक्स भी इनको बोलते हैं। इसके आगे देखें लोकेशन के बेसिस पे, तो लैंड पे अर्थक्वेक आ सकता है और कॉन्टिनेंटल रीजन में, मतलब लैंड पे और मरीन में। तो लैंड पे का कॉन्टिनेंटल रीजन है और मरीन में ओशियनिक रीजन है। ओशियनिक रीजन में सुनामी आएगा। सुनामी देखो हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे सुनामी जैसा टॉपिक, पर सुनामी का बेसिक कारण अर्थक्वेक है। जो मरीन ओरिजिन जिस अर्थक्वेक का है उसके कारण वेव्स निकलती है ना। यहाँ पर मान लो फॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, ये बड़ा सा ओशन है ना, ये बड़ा सा ओशन है, यहाँ पर है ना लैंड है। तो यहाँ पर बहुत दूर है ना, 50 100 200 किलोमीटर, यहाँ पर कुछ फॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, अर्थक्वेक आ गया 7 8 9 के स्केल का, है ना। तो यहाँ से वेव्स निकलना चालू होंगी, यहाँ से वेव्स निकलना चालू होंगी ना, तो ये यहाँ पर वाटर में छोटी छोटी वेव्स बनाएंगी। और ये जो छोटी छोटी वेव्स होंगी ये अर्थ पर या फिर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी हो जाएंगी कि ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ये कॉज कर देंगी। तो ये बेसिक सुनामी के बारे में है, मरीन अर्थक्वेक की वजह से ही वो आती है। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो में भी आपको यही डायग्राम बना करके आना है ना। वोल्केनो में भी यही होगा और अर्थक्वेक में भी यही होगा। तो हम देखो कोशिश करते हैं इसको समझने की। नॉर्थ अमेरिकन ये है, नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा भारत देश महान यहाँ पर है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान की जो कोस्ट लाइन है वो है, और एशिया का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो है। अब देखो ये जो पोर्शन है ये है पैसिफिक ओशन, है ना। ये जो पोर्शन है ये है अटलांटिक ओशन, है ना। और ये जो पोर्शन है ये है इंडियन ओशन। ये अल्पाइन हिमालयन रीजन है जो कि एशिया माइनर है ना। आपको पता है टर्की हमने पढ़ा था, टर्की एशिया माइनर से लेकर के, और ये चल रहा है हिमालयन बेल्ट जो तिब्बत प्लाटू है वो, और आगे म्यांमार तक और म्यांमार के नीचे की साइड तक, है ना, विच इज कमिंग। तो आप ये समझ पा रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका। अब हम सबसे पहले इसमें तीन बेल्ट्स हैं, तीन बेसिक बेल्ट्स हैं, चार टोटल बेल्ट्स हैं। बेल्ट तो तीन है और बाकी अदर रीजन्स हैं। तो हम एक बार ये तीनों बेल्ट देखते हैं। सबसे पहले है सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब ये ऐसा बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे देखो दूसरे कलर से ट्राई करूँ अगर, तो ये देखो ये रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो चिली है, पेरू है, यहाँ से लेकर के और सैन एंड्रियास फॉल्ट, और ये जापान की कोस्ट लाइन और ऑस्ट्रेलिया, और ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं। तो इसको बोला है सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, नाम याद रखना है अपने को और रीजन याद रखना है।
डायग्राम ये 5 नंबर में आए तो भी बनाना है, 10 नंबर में आए तो भी बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। फिर एक है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज ये जो अटलांटिक ओशन है वहां से लेकर के और अंटार्कटिका जो साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पोर्शन है उधर तक, और ये फ्लो कर रही है आगे यहाँ तक, है ना। तो इधर रीजन तक ये मिड अटलांटिक रिज है। फिर एक जो बेल्ट है वो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, जो कि यहाँ पर एशिया माइनर से लेकर के और नीचे म्यांमार और इधर की साइड तक ये आता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक बेल्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा इसमें है नहीं। एरिया लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप डायग्राम बना दो ना। तो अब देखो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में सरकम पैसिफिक बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या अटलांटिक बेल्ट इसको बोला है, मिड ओशनिक बेल्ट, अच्छा सॉरी, मिड ओशनिक बेल्ट या अटलांटिक बेल्ट ये है, और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो हमने हिमालयन रीजन का देखा वो है। फिर कुछ अदर रीजन्स इसमें देखते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट है तो ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पे बना हुआ है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अब बार बार बताने की जरूरत तो नहीं होगी, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। कन्वर्जिंग प्लेट्स ऐसे होती हैं, आप पास पास में आती है। जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गया। टेक्टोनिक वॉल्केनिक एक्टिविटीज, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, अर्थक्वेक्स यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड के आते हैं, 2/3 है ना, अबाउट 66.66% जो अर्थक्वेक हैं दुनिया के वो ये इसी बेल्ट में आते हैं। फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है तो ये देखा हमने हिमालयन वाला रीजन, lies between continental plate on converging plate boundaries, Himalayan region, southern part of Europe, northern part of Africa, southeastern Asia, ठीक है। फिर अर्थक्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड 21% यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर मिड ओशनिक बेल्ट है तो लाइज ऑन डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज, है ना। ओशनिक रिज है वो वाला डाइवर्जिंग है, और ये यहाँ से प्लेट दूर दूर जा रही होती है, तो यहाँ बीच में एक फॉल्ट फॉर्मेशन होता है, रिज बनती है, और ये इंक्लूड्स मिड अटलांटिक रिज, मीडियम टू हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स यहाँ पर आते हैं। फिर अदर रीजन्स देखो जहाँ पर रिजर्वायर होगा, जहाँ पे माइनिंग होगी, वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स होंगे। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जो मैंने आपको पहले बताया था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कौन सी है, तो ये देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा शायद समझ में आए, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ये क्या टूट करके अलग हो रहा है, तो ये वाले भी थोड़ी अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। फिर इसके आगे देखें तो इंडिया में कौन कौन से अर्थक्वेक है। अब देखो ये है ना, आप चाहो तो आप खुद पढ़ लेना, वैसे ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना ये इसलिए लिखी है मैंने ताकि आप मेंस में अच्छे से आंसर लिख सको, ठीक है। बाकी आप ये डायग्राम बना करके आओगे जब अर्थक्वेक्स इन इंडिया पूछेगा। आपको पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है ना, कॉन्टिनेंटल बेल्ट देखा अभी अपन ने, उसका ये पार्ट है। ये वाला जो है हिमालयन पोर्शन, ये जो पार्ट है ये भी थोड़ा अर्थक्वेक प्रोन है। फिर गुजरात वाला जो रीजन था, यहाँ पर हमने 1-2 अर्थक्वेक्स पहले बड़े देखे हुए हैं या सुने हुए हैं न्यूज़ में, तो ये रीजन है। बाकी पूरे इंडिया में 4 टोटल जोन्स बनते हैं, उन जोन्स में हम लोग थोड़ा डिवीजन देख लेंगे। एक बार हम इसको रीड आउट करेंगे। मोस्टली देखो अर्थक्वेक जो है मोस्टली अकर इन हिमालयन रीजन, बिकॉज कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर, हर साल 1 सेंटीमीटर पास में आ रही है किसके, यूरेशियन प्लेट के। तो ये हिमालय बना किसकी वजह से था, इसी वजह से बना था। तो थोड़े थोड़े अर्थक्वेक्स इस रीजन में इसलिए आते हैं। फिर अभी तक देखो जो पेनिनसुलर इंडिया था, पेनिनसुलर प्लेट थी, उसको स्टेबल मानते थे, पर भीमा कोरेगांव फॉल्ट है ना, भीमा कोरेगांव सॉरी, कृष्णा भीमा, भीमा कोरेगांव मेरे को न्यूज़ की वजह से याद आ गया। कृष्णा भीमा रिवर का जो रीजन है लातूर उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ पर थोड़े बहुत फॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से थोड़े अर्थक्वेक आए, तो ये भी एक्टिव रीजन हो गया। अब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, नो, नाउ नन ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड सेफ, बट स्टिल पेनिनसुलर इंडिया इज लेस प्रोन टू अर्थक्वेक्स। अब हम अलग अलग देखो इसमें जो रीजन्स हैं वो देखेंगे। पहले हम लोग मेजरिंग देख लेते हैं कैसे होता है ना। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया कैसे होते हैं, एमएसके स्केल है ना, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे देखेंगे हम लोग एमएसके। रिक्टर और मर्केली हमने देखा था, सिमिलर एक एमएसके स्केल भी। इन इंडिया अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मेदवेदेव स्पोनहायर कार्निक स्केल, एमएसके स्केल, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1964, इसलिए इसको एमएसके 64 भी बोलते हैं। फिर दिस स्केल इज बेस्ड ऑन मॉडिफाइड मर्केली स्केल, है ना। मर्केली, ये स्पेलिंग सही कर लेना, कुछ कुछ स्पेलिंग्स एरर हो, स्पेलिंग्स का देखो आंसर लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो ये यहाँ पर भी थोड़ी मेरी भी करेक्शन में हेल्प कर देना, आप कमेंट करके बता देना, कुछ स्पेलिंग गलत हो तो पॉइंट आउट कर करके बता दोगे तो आपका नुकसान तो होगा नहीं कुछ। बेस्ड ऑन मॉडिफाइड मर्केली स्केल एंड इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। स्केल में 1 से 12 तक यूनिट होती है, रोमन न्यूमरल्स में लिखी होती है। रिक्टर में रोमन में नहीं थी, जो मर्केली था उसमें रोमन में थी। जोन्स ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन दिस स्केल, है ना। हम 4 जोन देखेंगे इंडिया में, और वो चारों जोन इसी के बेसिस पर होगा। टोटल इसमें 12 जोन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
एक बार देख लेना, नॉट परसेप्टेबल, हार्डली परसेप्टेबल, वीक, largely observed, fairly strong, strong, very strong, damaging, destructive, devastating, catastrophic और very catastrophic, ये 12 इसमें टोटल स्केल में लाइंस दी हुई हैं, है ना, यूनिट्स दी हुई हैं। फिर आइसोसेस्मल लाइंस और होमोसेस्मल लाइंस देख लेना। जैसे अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं अभी तो अपन, पर जैसे मान लो बारिश आती है, तो किस किस रीजन में इक्वल इक्वल बारिश आ रही है ना, तो उसके लिए एक कॉमन लाइन बना देते हैं, तो उसको आइसो हाइट्स बोल देते हैं। सिमिलरली किस किस रीजन में अर्थक्वेक आता है सेम स्पेसिफिक इंटेंसिटी का, उसको आइसोसेस्मल लाइंस बोल देते हैं। लाइंस विच कनेक्ट्स द रीजन्स ऑफ सेम स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फिर होमोसेस्मल लाइंस क्या है? द लाइंस विच कनेक्ट्स द रीजन्स वेयर सेस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक अराइव एट द सेम टाइम। तो ये देखो 2 नंबर में अगर पूछना चाहे तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये 4 जोन्स जो हमने बात की थी, तो जोन 5 है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है, MSK 9 इंटेंसिटी का होता है ये, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्दर्न बिहार, है ना, और उत्तराखंड हो गया, वेस्ट हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कच्छ पेनिनसुला और अंडमान एंड निकोबार, है ना, ये रीजन है। आपको थोड़ा याद रखना है, पूछ लेगा ना तो ये ऐसा कैसा लिख करके आना है। जोन 4 है हाई डैमेज रिस्क जोन है, MSK 8 इंटेंसिटी का है, नियर बाय एरिया ऑफ जोन 5। जोन 5 के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर होगा ये, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान का कुछ पार्ट, और महाराष्ट्र, सिक्किम। फिर जोन 3 है तो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है ये, MS के 7 इंटेंसिटी का, मीडियम इंटेंसिटी है यहाँ पे, तो ये इसके भी पास वाला, जोन 4 के भी पास वाला रीजन हो जाएगा। और फिर जोन 2 वाला है तो लो डैमेज रिस्क जोन है ये, MS के 6 इंटेंसिटी का, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात है। ठीक है, तो ये टोटल 4 जोन्स हैं। अब इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक सेंडाई फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हमने स्टडी करना है, इसलिए पॉजिटिव हम मान रहे हैं। कोई हमको अर्थक्वेक आता है तो कोई नया लैंड मास मिल जाता है, इसलिए भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं। और व्हेन कोस्टल लैंड सबडक्ट्स, है ना, कोस्टल लैंड सबडक्ट होती है तो बहुत अच्छे डीप पोर्ट्स बनते हैं, वो हमारी ट्रेड के लिए हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं भाई। पॉजिटिव ऐसे होता तो कुछ नहीं अर्थक्वेक में लिखने के लिए है, परंतु नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकम्स कॉज ऑफ अदर डिजास्टर, है ना। अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आ जाएगी सर, फ्लडिंग हो जाएगी, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ये सब हो जाएगा। फिर कंट्री रीजन सफर्स ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक सेंडाई फ्रेमवर्क है ना। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? UN द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। अब इसको है ना डिटेल में तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट UPSC में तो एक अलग से सब्जेक्ट है, अपने पास में इतनी सी बात है, हम थोड़ा सा इसको रीड आउट करेंगे। 2015 से 2030 के लिए ये है, UN बैक्ड फ्रेमवर्क है दैट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क थ्रू मेजर्स सच एज बेटर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इट वाज अडॉप्टेड एट 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हुई थी? सेंडाई में हुई थी, है ना। सेंडाई मियागी जापान में एक जगह है। यहाँ पर जो बेसिक बात है वो क्या है? 1 आउटकम, 1 गोल, 4 प्रायोरिटीज, 7 टारगेट्स। अब मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, पर आप ये पढ़ लेना एक बार के लिए, है ना। अलग अलग है, आउटकम क्या है, गोल क्या है, प्रायोरिटी क्या है और टारगेट क्या है। फिर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2016 का। इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। मेक इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट, अचीव सस्टेनेबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द लॉसेस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड एसेट्स, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल, by maximizing the ability to cope with डिजास्टर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज अमंग कम्युनिटीज। तो ये अब इतनी सारी मैंने जो रामायण लिखी है ये इसीलिए लिखी है कि आप ऐसा कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ के जाओगे तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिमाग में आएंगी, मेंस में लिखने के काम आएगी। क्योंकि अंततः हमको मेंस में ना अपना ज्ञान तो प्रदर्शन करना ही है, परंतु ज्ञान के जो शब्द हम चूज करें ना वो अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। इसमें NDMP 5 देखो 5 थीमेटिक एरियाज इसमें डिसाइड किए हुए हैं। तो वो क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग रिस्क है ना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, इन्वेस्टिंग इन DRR है, डिजास्टर रेजिलिएंट जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए DRR है, स्ट्रक्चरल मेजर्स है, इन्वेस्टिंग इन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है और कैपेसिटी डेवलपमेंट है। तो ये 5 थीमेटिक एरियाज भी अगर पूछ ले तो एक बार ध्यान में रखना। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल है, तो आप देख लो। देखो पहले प्रिपेयर्डनेस रखेंगे अपन डिजास्टर आने से पहले,
है ना? तो हम प्रिपेयर्डनेस रखेंगे, प्रिवेंशन और रिस्क रिडक्शन जैसी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पर मान लो क्या डिज़ास्टर तो आएगा ही आएगा, तो हमको रिस्पॉन्स के लिए भी रेडी रहना है, पोस्ट डिज़ास्टर प्लान्स भी रखने हैं, एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ वगैरह अच्छे से काम करे, फिर हम रिकवर करेंगे, उसके बाद में वापस से हम लोग थोड़ा-सा प्रिपेयर्डनेस रखेंगे, तो ऐसे करके एक साइकिल है। तो ये बेसिक बातें हो गई भई अर्थक्वेक के बारे में। अभी ये लास्ट टॉपिक हमारा जो वोल्केनो बचता है, वो हम लोग और देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। वोल्केनो है, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है पर है ना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।